हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल और पिछले क्लास में हम लोगों ने भूगोल में कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया यानी भारत के तटीय मैदान के बारे में पढ़ लिया था। और इस प्रकार से हम लोगों ने भारत के भौतिक संरचना यानी फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के बारे में पूरी तरीके से पढ़ लिया था। अब आगे हम लोग बात करेंगे भारत के नदियों के बारे में। लेकिन भारत के नदियों के बारे में बात करने से पहले हमें भारत के अपवाह तंत्र को समझना जरूरी है, ड्रेनेज सिस्टम को समझना जरूरी है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे भारत का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपवाह तंत्र तथा प्रतिरूप यानी ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न। तो जो हमारा अपवाह तंत्र है भारत का, वो किस प्रकार से, इसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। अब ये अपवाह तंत्र होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो बात करें अपवाह तंत्र की, तो मान लीजिए कोई नदी है, यहां से शुरू होगी, इसको ढाल इधर मिला, नदी को ढाल किधर मिला, इधर, तो नदी इधर बह गया है। तो जो नदी का ढाल है वो इधर मिला, यानी जो ढाल है वो इस दिशा में है। तो जो नदी का ढाल है वो इस दिशा में है, यानी नदी का जो बहाव होगा वो इस दिशा में होगा, यानी नदी का जो बहाव होगा वो इस दिशा में होगा। तो नदी का बहाव यही कहलाता है अपवाह, यानी नदी का जो अपवाह है वो किधर है, इस दिशा में। तो नदी ढाल के हिसाब से उसका बहाव होता है, यही कहलाता है अपवाह। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अपवाह, ये हमारा कहलाएगा अपवाह। तो नदी ढाल के हिसाब से बहती है, तो नदी का जो बहाव है वही कहलाता है अपवाह, ये हमारा नदी का अपवाह हो गया। अब आगे बात करें तो ये नदी किस प्रकार से, इस प्रकार से बही है, ढाल जिधर मिला उधर, और इसकी सहायक नदियां भी होती है। अब जो मुख्य नदी होता है उसके सहायक नदी भी तो होते हैं, तो कुछ इसके सहायक नदी भी होंगे। मान लो ये इसका एक सहायक नदी है, ये एक सहायक नदी है, यहाँ पे मिल गया, ये एक सहायक नदी है, यहाँ पे मिल गया, ये एक सहायक नदी है, यहाँ पे मिल गया, इसका सहायक है, ये इसका सहायक है, और ये सभी का दिशा जो है किधर है, सभी का दिशा इधर है, सभी का दिशा इधर है, सभी का दिशा इस ओर है, सभी का दिशा। तो जितनी भी नदियां हैं, ये सहायक नदियां, ये सभी जो मेन नदी है, मुख्य नदी है, वहां आ रही है, और जो मुख्य नदी से होते हुए जो जल है वो किधर आ रही है, सारे इधर, जिधर इसको ढाल मिल रहा है इधर। तो इस प्रकार से नदी का अपवाह है, इसका अपवाह इधर है, इसका अपवाह इधर है, और जो मेन नदी है उसका अपवाह इधर है। यानी इस क्षेत्र का जितना भी जल है वो सभी इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इस क्षेत्र में इधर, जिधर ढाल है उधर। तो इस प्रकार से जो तंत्र बनता है, जो सिस्टम बनता है, वही कहलाता है अपवाह। तो जो अपवाह है, जो नदियों का अपवाह है, नदियों के अपवाह का जो ये सिस्टम बना, यही कहलाता है अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम। इसी को क्या बोलेंगे, ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र। और इस अपवाह तंत्र को इस प्रकार से अपवाह तंत्र बना। अब इसको जब हम लोग आसमान से देखेंगे, ऊपर से जब आप देखिएगा, तो इस प्रकार से कुछ दिखेगा, या तो वृक्ष के अनुसार दिखेगा, जैसे वृक्ष होता है इस तरह से शाखा वाला, उस तरह का दिखेगा पेड़ की तरह, या तो फिर जालीनुमा दिखेगा। जिस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर बनेगा नदी का, अपवाह तंत्र का, तो ऊपर से अलग अलग तरह के दिखेंगे। कुछ नदियां का जो स्ट्रक्चर होगा, जो अपवाह तंत्र होगा, जो ड्रेनेज सिस्टम होगा, वो जाली की तरह दिखेगा, कुछ पेड़ की तरह दिखेगा। जैसे कि ये इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है इस क्षेत्र का, इसका क्या पेड़ की तरह दिख रहा है, शाखा, एक शाखा इधर, एक शाखा इधर, एक शाखा, पेड़ का शाखा इस तरह से होता है, तो ये पेड़ की तरह दिख रहा है। तो इसी प्रकार से कुछ का पेड़ की तरह दिखता है, कुछ का जाली की तरह दिखता है। तो अलग अलग तरह से दिखता है जब हम लोग आसमान से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं। तो जब हम लोग ऊपर से इसको देखते हैं तो वही इसका कहलाता है प्रतिरूप। क्या इसका प्रतिरूप कहलाता है, यानी पैटर्न कहलाता है। क्या जब हम लोग ऊपर से इसको देखते हैं तो जो नदी का जो बहाव है वो कहलाया अपवाह। और बहुत सारी जब नदियों का अपवाह एक साथ एक दिशा में चलती है तो वही कहलाता है अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम। और ड्रेनेज सिस्टम को जब हम लोग ऊपर से देखते हैं तो एक पैटर्न की तरह दिखलाई पड़ता है, या तो आप पेड़ की तरह दिखलाई पड़ेगा, या एक जाल की तरह दिखलाई पड़ेगा, मतलब एक पैटर्न दिखाता है, एक प्रतिरूप दिखाता है। तो उसी को बोलते हैं प्रतिरूप या फिर पैटर्न। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं अपवाह तंत्र के बारे में कि अपवाह तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। अपवाह तंत्र हम लोग समझ लिए कि अपवाह तंत्र होता क्या है, तो ये सिस्टम बना वही अपवाह तंत्र है। अब अपवाह तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली बात करें तो जो हमारा अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है क्रमवर्ती, जिसको सीक्वेंट बोलते हैं, दूसरा है अक्रमवर्ती, जिसको इनसीक्वेंट बोलते हैं। तो जो हमारा अपवाह तंत्र है इसके दो टाइप होते हैं। क्या क्या, क्रमवर्ती अपवाह तंत्र जिसको सीक्वेंट बोलते हैं, अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र जिसको इनसीक्वेंट बोलते हैं। और जो क्रमवर्ती होता है, क्रमवर्ती जो अपवाह तंत्र है उसके भी चार टाइप हैं।
अनुवर्ती जिसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, परवर्ती जिसको सबसिक्वेंट बोलते हैं, प्रति अनुवर्ती जिसको ऑब्सिक्वेंट बोलते हैं, और नवानुवर्ती जिसको रीसिक्वेंट बोलते हैं। और अक्रमवर्ती के दो टाइप होते हैं, पूर्ववर्ती जिसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, और अध्यारोपित इसको पूर्वरोपित भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको सुपर इम्पोज्ड कहते हैं। तो जो हमारा अपवाद तंत्र है वो बेसिकली दो तरह के हैं, क्रमवर्ती, अक्रमवर्ती। क्रमवर्ती के 4 टाइप हैं और अक्रमवर्ती के 2 टाइप हैं। अब बात करें तो इसमें एक चीज आपको समझ लेना है, जो ये नाम है क्रमवर्ती, अक्रमवर्ती, और ये अनुवर्ती, परवर्ती, प्रतिनुवर्ती, नवानुवर्ती, ये सारे नाम आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से मिल सकते हैं। इसीलिए इसका हिंदी नाम याद रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसके इंग्लिश नाम को याद रखें, इंग्लिश नेम, जैसे सिक्वेंट, इनसिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट, सबसिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट, रीसिक्वेंट, एंटीसीडेंट, सुपर इम्पोज। क्योंकि इंग्लिश वाले नाम आपको एक ही रहेगा, आप जो भी बुक देखिएगा, जहां भी पढ़िएगा, आपको इंग्लिश नेम सेम मिलेंगे, लेकिन हिंदी वाले नेम आपको अलग अलग मिल सकते हैं। इसीलिए आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए आप इसको इंग्लिश वाले नेम के साथ ही याद रखें। तो यहां से हमने अपवाद तंत्र को समझ लिया और अपवाद तंत्र के टाइप को समझ लिया कि कितने तरह के इसके टाइप हैं। लेकिन अब आगे हम लोग बात करते हैं कि ये क्रमवर्ती क्या होता है, क्रमवर्ती अपवाद तंत्र, और अक्रमवर्ती अपवाद तंत्र क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं क्रमवर्ती के बारे में। क्रमवर्ती क्या होता है, सीक्वेंट, क्रमवर्ती अपवाद तंत्र, इसको सीक्वेंट बोलते हैं। तो क्रमवर्ती अपवाद तंत्र क्या कहता है कि ये प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती है। जो क्रमवर्ती अपवाद तंत्र होता है ये प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मान लीजिए कि ये कोई प्रदेश है, कोई प्रदेश, इसका ढाल आपको इधर मिला नीचे की तरफ, तो यहाँ पे नदी का जो बहाव होगा, यहाँ पे जो नदियां होंगी उसका भी बहाव नीचे की तरफ होगा, जिधर ढाल उधर नदियों का बहाव। तो इस प्रदेश का ढाल किधर है, इधर है, यानी प्रादेशिक ढाल। इस प्रदेश का ढाल इधर है, तो नदियों का जो अपवाह होगा, नदियों का जो अपवाह तंत्र होगा उसका भी इधर होगा, इसी दिशा में ढाल के हिसाब से। तो यहाँ बोल रहा है कि जो क्रमवर्ती अपवाह तंत्र होता है, इसमें जो नदियों का अपवाह होता है वो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती है। यानी किसी प्रदेश में, जिस प्रदेश में जिधर ढाल होगा उसी के हिसाब से नदियों का अपवाह तंत्र होगा। तो ये क्रमवर्ती अपवाह तंत्र का टाइप हो गया, तो इसको बोलेंगे क्रमवर्ती अपवाह तंत्र। जैसे अगर यहाँ पे ढाल इस प्रदेश का इधर है और इधर की नदियों का अपवाह तंत्र इधर है, तो हम इसको कहेंगे कि ये क्रमवर्ती अपवाह तंत्र का टाइप है। ये किस तरह का अपवाह तंत्र है, क्रमवर्ती अपवाह तंत्र है। आप इस फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक पर्वत है, एक पहाड़ है, और यहाँ से नदी आ रही है, नदी यहाँ से बह रही है। तो इस पहाड़ में देखिए ढाल हमें किधर दिख रहा है, इधर, इस और ढाल दिख रहा है इस प्रदेश में, यानी इस क्षेत्र में। ये जो क्षेत्र है, ये जो इलाका है, यहाँ पे ढाल इधर है और नदियों का बहाव भी इधर है, यानी नदियों का अपवाह भी इधर है और ढाल भी इधर है। तो ढाल के हिसाब से जिधर ढाल उधर ही उसका अपवाह होगा। तो इस तरह का जो अपवाह तंत्र है वो कहलाता है क्रमवर्ती अपवाह तंत्र। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती है, यानी किसी खास प्रदेश, किसी खास क्षेत्र के ढाल का अनुसरण करती है, उसी के हिसाब से नदियां यहाँ पे बहती है। तो इस तरह का जहाँ पे अपवाह तंत्र देखने को मिलेगा वही कहलाता है क्रमवर्ती अपवाह तंत्र। यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्रमवर्ती अपवाह तंत्र के उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण हमारा है गंगा नदी तंत्र और यमुना नदी तंत्र। गंगा नदी और यमुना नदी किसी प्रदेश में, जिस प्रदेश में बहती है गंगा नदी और यमुना नदी, उस प्रदेश का जो ढाल है वो कहाँ पे मिलता है, बंगाल की खाड़ी की ओर मिलता है। और बंगाल की खाड़ी की ओर ढाल मिलता है, तो जो गंगा नदी है और जो यमुना नदी है उसका जो अपवाह तंत्र है वो किधर, बंगाल की खाड़ी की ओर ही आती है। इसीलिए ये क्रमवर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है गंगा और यमुना नदी। अब बात करते हैं अक्रमवर्ती, इनसिक्वेंट, अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र की। अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र की बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती। जो अक्रमवर्ती इनसिक्वेंट जो अपवाह तंत्र होता है ये प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करता, यानी किसी प्रदेश का ढाल जिधर है नदी की जो बहाव है उधर नहीं है, उसका उल्टा है, जिधर ढाल मिलेगा उधर नदी नहीं बहेगी। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि जिधर ढाल है उधर नदी नहीं बहेगी, ये कैसे हो सकता है? ये तब हो सकता है जब नदी पहले से बह रही हो, जब उत्थान हुआ होगा उस क्षेत्र में, तो उससे पहले से नदी बह रही है। अब आप इसको समझिए, क्या उत्थान के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कोई क्षेत्र है, मान लीजिए यहाँ पे इस तरह का कोई क्षेत्र है, इस तरह कोई क्षेत्र है और नदी यहाँ से बह के आ रही है। अब नदी
यहाँ से बह के आ रही है, नदी यहाँ से बह के आ रही है इधर, ठीक है। ढाल इसको इधर मिला, इधर ढाल है, इससे बह के आ रही है। लेकिन क्या हुआ, जब कुछ भौगोलिक घटना हुआ और इस क्षेत्र का उत्थान हो गया, मान लीजिए ये क्षेत्र है, ये ऐसे ऊंचा उठ गया, ये वाला क्षेत्र ऊंचा उठ गया, अब भी नदी इधर ही बह रही है, अब भी नदी इधर ही बह रही है, अब भी नदी इधर ही बह रही है। ऊंचा उठ जाने के बाद भी नदी की दिशा इधर ही है। अब आप कहिएगा कि ढाल इधर मिल रहा है तो नदी को इधर बह जाना चाहिए था, लेकिन नदी इधर ही आ रही है उठने के बाद भी, इसका उत्थान होने के बाद भी। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो यही कहलाता है अक्रमवर्ती, इनसिक्वेंट अपवातंत्र। जहां इस तरह का अपवातंत्र देखने को मिलता है वही कहलाता है अक्रमवर्ती। लेकिन ऐसा होता क्यों है? आखिर यहाँ पे उठा हुआ तो फिर ढाल तो इधर मिला तो नदी की दिशा भी इधर हो जानी चाहिए थी, लेकिन नदी इधर ही बह रही है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई क्षेत्र का जब उत्थान होता है, जहां पे कोई मतलब जो भौगोलिक सतह है वो ऊंचा उठ जाता है, तो वो ऐसा नहीं कि अचानक उठ जाता है, ऐसा नहीं कि मतलब अचानक कुछ घटना घटा उठ गया, नहीं, वो उठता है धीरे धीरे, लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो उस तरह से उठता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ये जो क्षेत्र है, मान लीजिए कोई क्षेत्र है, तो यहाँ पे ये क्षेत्र, यहाँ पे ये क्षेत्र, ये उठा, ये मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा उठा, अब नदी इधर से बह रही है, नदी क्या कर रही है, इधर से बह रही है, नदी इधर से बह रही है। अब ये थोड़ा थोड़ा उठ रहा है, तो जब नदी इधर से बह रही है तो क्या करेगी, इसको काटेगी, इस क्षेत्र को काटेगी, तो इसको यहाँ पे काट देती है, नदी यहाँ पे काट देती है। एक सेकेंड, तो क्या करती है नदी, यहाँ पे नदी इस प्रकार से बही, तो नदी इसको इस तरह से काट देती है, इस तरह से नदी काट देती है, इस तरह से छोटा सा एकदम नाली के जैसा अपना जगह बनाने के यहाँ पे काट देती है। अब फिर इसका उत्थान हुआ, ये फिर उत्थान हुआ, नदी फिर काट दी, फिर इसका उत्थान हुआ, नदी फिर काटती गई, नदी भी तो काटते जा रही है, अपना रास्ता बनाते जा रही है, फिर इसका उत्थान हुआ, फिर नदी काट दी। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये बहुत बड़ा, इसका आकार बड़ा हो गया, बहुत ऊंचा उठ गया, लेकिन जो नदी की दिशा वो इधर ही रही। क्यों इधर नहीं हुई? अब यहाँ पे इस तरह से, तो नदी यहाँ से बह रही है, तो आपको लगेगा कि नदी बहना चाहिए इधर से, नदी बहना चाहिए इधर से, लेकिन नदी इधर ही बह रही है, पर्वतों के नीचे नीचे होते हुए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये ऊंचा उठ रहा है तो नदी भी समय के साथ इसको काट काट के अपना रास्ता बनाते जा रही है। तो इस तरह की जो नदी का जो अपवाह तंत्र है वो कहलाता है अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र। अब इसका उदाहरण आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका उदाहरण आपको मिलेगा यहाँ पे हिमालय के पास। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अंगारा लैंड था और यहाँ पे इंडियन प्लेट था, ये अंगारा लैंड से टकराता है, तो इसके बीच में क्या था? इसके बीच में टेथिस सागर था, यहाँ पे टेथिस सागर था, इसके बीच में टेथिस सागर। अब यहाँ से नदियां बहती थी इधर से, अब इस क्षेत्र से बहुत सारी नदियां बहती थी, इस क्षेत्र से बहुत सारी नदियां बहती थी, यहाँ पे टेथिस सागर बहती थी। तो जब ये टकराया इससे, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हिमालय का निर्माण हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हिमालय का निर्माण हो गया। अब यहाँ पे हिमालय का निर्माण हो गया, तो ऐसा थोड़ी है कि जो ये नदी है, तो ये हिमालय का जो निर्माण एक ही बार टकराया, एक ही बार में ऊंचा हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ, ये धीरे धीरे ऊंचा हुआ। तो धीरे धीरे ऊंचा हुआ, तो ये जो नदी बह रही है, ये क्या हुआ? अपना रास्ता इधर बनाती रही, ये अपना रास्ता इधर बनाते रहे, अपना साइड से रास्ता यहाँ काट काट के इस पर्वत को ये ऊंचा उठता गया, और इस पर्वत को जहां से नदी बह रही है अपना रास्ता बनाने के लिए इसको थोड़ा थोड़ा काट काट के ये अपना रास्ता बनाते रही, और ये इसी दिशा में बहती रही। अब ढाल इसको कहीं और मिल गया, लेकिन ये दिशा अपना नहीं बदली। तो यही चीज यहाँ पे अक्रमवर्ती इनसिक्वेंट में हो रहा है कि जो नदी है वो जिधर उत्थान, जब उस क्षेत्र में उत्थान नहीं हुआ था, तो उससे पहले जिधर ढाल थी उधर वो नदी बह रही थी, लेकिन जब वो उत्थान हुआ तो उत्थान होने के बाद हमें लगा कि नहीं, इस क्षेत्र का ढाल तो इधर है, तो नदी इधर बहना चाहिए, लेकिन उस समय, लेकिन वो नदी पहले से बह रही है उस दिशा में, तो उस दिशा में क्यों बह रही है? तो उसको पहले से उधर ढाल था, लेकिन बाद में कुछ भौगोलिक घटना घटा तो उत्थान हो गया। अब उत्थान हो गया तो नदी, जब उत्थान हुआ तो अचानक उत्थान हुआ नहीं कि नदी अपना दिशा बदलेगी, उत्थान हुआ, धीरे धीरे उत्थान हुआ, तो नदी जहां बह रही है वो अपना रास्ता बनाते जा रही है, इधर उठ भी रहा है, और वो अपना रास्ता काट काट के पर्वतों के बीचों बीच से अपना रास्ता काट के बनाते जा रही है। तो इसी प्रकार का यहाँ पे होता है। आप इस फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि देखिए आपका नदी यहाँ है, यहाँ से शुरू होता है नदी, आपको जब उठा हुआ क्षेत्र है, ये उत्थान हो गया, ये नदी पहले आपको ढाल इधर मिला होगा, पहले जो नदी का ढाल होगा ये इस दिशा में होगा, ठीक है, तो नदी इधर बह रही है, लेकिन कुछ भौगोलिक घटना घटा, कुछ ऐसा चीज हुआ जिससे इस क्षेत्र में उत्थान हुआ, यहाँ का जो सतह है वो ऊंचा उठ गया। अब ये ऊंचा उठ गया
तो ऐसा नहीं कि एक ही बार उठ गया, ये धीरे धीरे उठ रहा था, लेकिन जैसे से उठ रहा था तो वैसे वैसे ये नदी अपना जगह भी बना रही थी, उसको काट रही थी और पर्वतों को काट काट के उसी के बीचों बीच से अपना रास्ता बना ली। तो नदी क्या की, ये भाग तो ऊंचा उठ गया, लेकिन नदी अपना रास्ता बनाते हुए अपनी दिशा को नहीं बदली और इसी दिशा में बहने लगी। लेकिन अब हम लोग इसको देखते हैं तो हमें लगता है अरे ये नदी इधर नहीं बहना चाहिए, ये नदी किधर बहना चाहिए, इधर, ढाल तो इधर मिल रहा है ना, ढाल इसका इधर है तो नदी को बहना चाहिए इधर, लेकिन ऐसा होता नहीं है, नदी इधर बह रही है। क्यों? क्योंकि ये नदी पहले से बह रही थी, ये नदी पहले से, और ये काट के अपना रास्ता बनाया हुआ है। लेकिन अब ये हमें लगता है कि नदी को इधर बहना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ढाल पहले इधर था तो नदी पहले इधर बह रही थी। तो इस तरह का जो अपवाह तंत्र देखने को मिलता है वही कहलाता है अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र, इनसिक्वेंट अपवाह तंत्र। इसका उदाहरण आपको कौन सा मिलेगा? तो इसका उदाहरण मिलेगा सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। आप देख रहे होंगे जो हिमालय है, तो हिमालय जब बना, हिमालय जब निर्माण हुआ, तो हिमालय के निर्माण के बाद आपका हिमालय के उधर चीन वाले साइड से आपका सिंधु और ब्रह्मपुत्र आता है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो देखने से लगेगा कि सिंधु हिमालय के उस पार है, तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र आपको चाइना की तरफ जाना चाहिए, चीन वगैरह में जाना चाहिए था, लेकिन वो हिमालय को काटते हुए सिंधु और ब्रह्मपुत्र आपका इंडिया, भारत की तरफ आता है। तो ये किसका टाइप हो गया? ये अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र का टाइप हो गया, क्योंकि ये जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो ये काट के अपना जगह बनाते जा रहे थे, क्योंकि सिंधु ब्रह्मपुत्र इसी दिशा में बह रही थी, भारत की ओर, तो भारत की ओर बह रही थी। तो जब हिमालय का निर्माण हुआ तो ये अपना काट के रास्ता बनाते गया और उसी दिशा में बहते रहेंगे। लेकिन अब हम लोग देखते हैं जब हम लोग संरचना देखते हैं जब क्षेत्र का, तो ऐसा लगता है कि उस क्षेत्र का ढाल उधर है, चाइना की तरफ, तो नदी बहना चाहिए चाइना की ओर, लेकिन ऐसा होता नहीं है, चीन की ओर नहीं बहता है, वो किधर, भारत की ओर ही आता है। क्यों? इतने बड़े हिमालय पर्वत को काटते हुए आता है, क्योंकि वो काट के अपना जगह बनाते जा रहे थे। तो इस तरह का जो अपवाह तंत्र देखने को मिलता है वही कहलाता है अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र, जिसका उदाहरण सिंधु और ब्रह्मपुत्र है। तो यहाँ से हमने क्या क्या समझा? यहाँ से हमने समझा अपवाह तंत्र जिधर ढाल है उधर ही नदी बहती है, उसी को अपवाह बोलते हैं। और इस तरह का जब एक स्ट्रक्चर बना लेता है ये अपवाह, तो एक सिस्टम बनाता है, इसी को बोलते हैं अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र बेसिकली दो तरह के होते हैं, क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती, जिसको सीक्वेंट और इनसीक्वेंट बोलते हैं। क्रमवर्ती के 4 टाइप होते हैं और अक्रमवर्ती के 2 टाइप होते हैं। क्रमवर्ती क्या होता है? तो ढाल का अनुसरण करते हुए जो बहता है वो क्रमवर्ती अपवाह तंत्र है, और जो ढाल का अनुसरण नहीं करता है, प्रादेशिक ढाल का, उसको अक्रमवर्ती बोलते हैं। तो क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती हम लोगों ने दोनों समझ लिया। अब आगे हम लोग समझेंगे क्रमवर्ती के टाइप को, जिसमें अनुवर्ती, परवर्ती, प्रतिवर्ती और नवानुवर्ती है। अब ये किस किस टाइप के होते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्रमवर्ती के टाइप की। क्रमवर्ती के 4 टाइप को पढ़ें, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पहले टाइप की। तो ये हमारा क्रमवर्ती रहा, सीक्वेंट। इसका पहला टाइप होता है अनुवर्ती, कॉन्सिक्वेंट। क्या होता है? कॉन्सिक्वेंट। इसका जो पहला टाइप होता है वो है कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट में क्या होता है कि कोई बड़ा क्षेत्र है, जैसे देखिए यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर में मान लीजिए कोई बड़ा क्षेत्र है, इस बड़े क्षेत्र का ढाल इधर है, इस ओर, इसका ढाल किधर है? इस ओर। इस बड़े क्षेत्र का जो ढाल है वो ढाल इस ओर है, इधर। तो बड़े क्षेत्र का ढाल इस ओर है, तो जो अनुवर्ती क्रम की जो नदियां होती है, जो अनुवर्ती आपका अपवाह तंत्र की जो नदियां होती है, वो ढाल की दिशा में बहती है। जैसे इस क्षेत्र का ढाल, इस पूरे से क्षेत्र का जो ढाल है वो इधर है, तो अनुवर्ती नदी किधर बहेगी? इधर। तो क्रमवर्ती का टाइप अनुवर्ती यही कहता है कि जिधर ढाल होगा नदियां उधर बहेंगी। तो जो आपका ब्लू वाला भाग दिख रहा है ये ढाल की दिशा में नदी है, ये जिधर ढाल है उधर ये नदी बह रही है, तो ये कहलाता है अनुवर्ती, जिसको हम लोग कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। अब आगे बात करते हैं क्रमवर्ती का दूसरा टाइप। क्रमवर्ती का दूसरा टाइप में पढ़े थे परवर्ती सबसिक्वेंट। क्या होता है? परवर्ती सबसिक्वेंट। परवर्ती में क्या होता है कि जो अनुवर्ती क्रम की नदियां होती है, जो अनुवर्ती प्रकार की नदियां होती है, वो अनुवर्ती नदियों को समकोण पर काटती है। क्या करती है? अनुवर्ती जो नदियां हैं उसको समकोण पर जाकर वो मिलती है। तो यहाँ पे देखिए ये अनुवर्ती टाइप की नदी है, ब्लू वाला, और ये जो ब्लैक वाला आप दिख रहा है ये नदी आपका समकोण पे जाके इससे मिलती है। किससे? अनुवर्ती नदी से। देखिए यहाँ से शुरू हुई है और ये समकोण पे जाके यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे जो बन रहा है ये क्या बन रहा है? ये समकोण बन रहा है, ये समकोण बन रहा है। इधर से भी नदी आ रही है और ये अनुवर्ती नदी के पास जाके समकोण बना रही है। तो किस तरह की नदियां समकोण बनाती हैं अनुवर्ती के साथ? तो परवर्ती नदियां। तो परवर्ती नदियों का क्या गुण है कि ये वो नदियां होती हैं जो अनुवर्ती नदियों पे जाके मिलती है। किस तरह से कोण बनाती है? समकोण, समकोण पे जाके मिलती है। जो परवर्ती नदियां होती है, जो सबसिक्वेंट नदियां होती हैं, वो अनुवर्ती नदियां यानी कॉन्सिक्वेंट नदियों के पास जाके समकोण पे मिलती है, समकोण बनाती है।
तो ये हो गया परिवर्ती नदियां। तो इस टाइप की परिवर्ती नदियां होती हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि सर अभी आपने कहा कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का ढाल इधर है, इस क्षेत्र का ढाल इस दिशा में है, तो फिर अनुवर्ती नदियां इस दिशा में जा रही है तो समझ में आ गया। लेकिन ये परिवर्ती नदियां फिर इधर कैसे जा रही है? जो परिवर्ती नदियां हैं इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये कैसे हो रहा है? ढाल तो इधर है। तो अगर हम इस बड़े से क्षेत्र की बात करें, ये अगर पूरे बड़े से क्षेत्र की बात करें, तो इस पूरे बड़े से क्षेत्र का जो ढाल है वो इधर है, इस पूरे बड़े क्षेत्र का। लेकिन अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो ये कोई पार्टिकुलर एक क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में जो ढाल होगा वो ढाल इधर होगा, इसीलिए ये नदी इधर जा रही है। इस क्षेत्र का ढाल इधर होगा, इसलिए यह नदी इधर जा रही है। तो जिधर ढाल है उधर ये नदी जा रही है। इस क्षेत्र का ढाल इधर है तो नदी इधर जा रही है। तो किस तरह की नदी हुई? सिक्वेंट, क्योंकि ढाल की दिशा में बहती है। यहाँ पे भी इस क्षेत्र का ढाल इधर होगा, इस क्षेत्र का ढाल इधर होगा, तो नदी इधर बह रही है। तो किस दिशा में बह रही है? ढाल की दिशा में। तो क्या होगा? सिक्वेंट। तो ये सिक्वेंट का ही टाइप है। लेकिन सिक्वेंट में किस टाइप का है? सिक्वेंट का किस टाइप का? तो परवर्ती, सब सिक्वेंट। सब सिक्वेंट क्यों हो रहा है? तो इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बड़े क्षेत्र का जो ढाल है वो इधर है और इधर में एक नदी बह रही है जो कहलाती है अनुवर्ती टाइप की नदी, जो सिक्वेंट का ही टाइप है। अनुवर्ती कौन? सिक्वेंट। और इसको काट रही है समकोण पे, इसीलिए ये कहलाता है परवर्ती यानी सब सिक्वेंट। परवर्ती यानी सब सिक्वेंट। तो यहाँ पे समकोण पे काट रहा है, तो ये समकोण पे जो काट रहा है वो कहलाएगा सब सिक्वेंट, और ये समकोण पे काट रहा है ये भी कहलाएगा सब सिक्वेंट। तो इस प्रकार से सब सिक्वेंट आपको देखने को मिलेगा। सिक्वेंट का जो अगला टाइप है वो क्या है? प्रति अनुवर्ती। ये वो क्या है? प्रति अनुवर्ती। ऑफ सिक्वेंट, ऑफ सिक्वेंट, प्रति अनुवर्ती। अनुवर्ती का उल्टा प्रति अनुवर्ती। आप जानते हैं क्रिया का उल्टा प्रतिक्रिया, तो इसी प्रकार से अनुवर्ती का उल्टा क्या होगा? प्रति अनुवर्ती। यानी कौन सिक्वेंट का उल्टा हो जाएगा? ऑफ सिक्वेंट। कौन सिक्वेंट का उल्टा? ऑफ सिक्वेंट। अब इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है जो प्रति अनुवर्ती होता है, इसमें क्या होता है कि जो नदियां होती है, अनुवर्ती में क्या होता है? तो दिशा के हिसाब से। अनुवर्ती में क्या होता है? दिशा के हिसाब से नदियां बह रही, दिशा के हिसाब से नदियां, दिशा के हिसाब से। इधर ढाल है तो नदी इधर बह रही है, तो ये क्या हो गया? अनुवर्ती। ये क्या हो गया? अनुवर्ती, कॉन्सिक्वेंट। अब अनुवर्ती का उल्टा बहने वाली नदी जो होती है वो प्रति अनुवर्ती कहलाती है। जो अनुवर्ती है यहाँ पे उसका उल्टा, जैसे अनुवर्ती का अगर दिशा इधर है, अनुवर्ती नदी का दिशा अगर इधर है, तो इसका उल्टा जो नदी बहेगी वो प्रति अनुवर्ती कहलाएगी। यानी प्रति अनुवर्ती जो टाइप की नदी होगी उसका दिशा इधर होगा। तो देखिए ये जो लाल वाला दिख रहा है आपका रेड पार्ट, ये जो नदी है इसका दिशा किधर है? इस और है। ऊपर में भी देखिए इसका दिशा किधर है? इधर है। मतलब अनुवर्ती का दिशा इधर है, लेकिन प्रति अनुवर्ती यानी ऑफ सिक्वेंट का इधर है, इधर। मतलब इसका अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये यहाँ पे किससे? परिवर्ती से मिल रहा है, परवर्ती से, सब सिक्वेंट से। यहाँ पे भी परवर्ती से मिल रहा है, सब सिक्वेंट से मिल रहा है। और इसी का जल फिर परवर्ती में मिलके फिर पूरा जल जो है, सारा यहाँ का जो जल है सब घूम फिर के अनुवर्ती में ही मिलके सारा जल इधर ही आ रहा है। अनुवर्ती में ही मिलके सारा जल इधर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस पूरे क्षेत्र का जो ढाल है, संपूर्ण ढाल, वो इधर ही है। लेकिन पार्टिकुलर अगर हम बात करें किसी खास जगह में, तो उसका जिधर ढाल होगा उस हिसाब से नदियां बह रही हैं। ठीक है। अब क्रमवर्ती यानी सिक्वेंट का तीसरा टाइप हो गया प्रति अनुवर्ती। एक और टाइप हम लोग पढ़े थे वो था नवानुवर्ती। क्या? नवानुवर्ती, जिसको बोलते हैं रीसिक्वेंट। क्या बोलते हैं? रीसिक्वेंट। अब नवानुवर्ती में क्या होता है? तो नवानुवर्ती में जो होता है अनुवर्ती के पैरेलल बहता है। जैसे प्रति अनुवर्ती जो था ऑफ सिक्वेंट, इसमें समझें कि जो अनुवर्ती है इसके अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा। मतलब कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये इधर बह रहा है तो ये इधर बहेगा, अगर अनुवर्ती उधर बहेगा तो प्रति अनुवर्ती इधर बहेगा, इस टाइप से। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पार्टिकुलर क्षेत्र का ढाल हो सकता है इधर होगा, इसलिए नदियां इधर बह रही है। इसका क्षेत्र का जो ढाल होगा वो इधर होगा, इसलिए नदियां इधर बह रही है। तो इस छोटे से हिस्से का ढाल इधर होगा इसीलिए, लेकिन संपूर्ण का ढाल इधर है, तभी ये अनुवर्ती पूरा इधर ही आ रहा है। क्लियर? तो अनुवर्ती के पैरेलल जो नदियां बहती हैं वो कहलाती है नवानुवर्ती। अब जैसे अनुवर्ती है बड़ा सा नदी जो है अनुवर्ती, अब जो नवानुवर्ती है वो इसी दिशा में बहेगी। अब देखिए कोई नदी होगा, कोई क्षेत्र होगा इधर वाला, इसका ढाल किसके, मतलब जो अनुवर्ती नदियां हैं उसी के हिसाब से इसका भी ढाल होगा, तो ये इधर ही बहेगी। जैसे इसका ढाल इधर है तो ये नदियां इधर बह रही है। जो ग्रीन वाला भाग दिख रहा है आपका, जो हरा वाला, ये नदियां इधर ही बह रही है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो गया? अनुवर्ती का ही टाइप हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? नवानुवर्ती, क्योंकि अनुवर्ती भी इसी दिशा में बह रही है और नवानुवर्ती जो है इसी दिशा में बह रही है, इसीलिए इसको नवानुवर्ती बोलते हैं, रीसिक्वेंट बोलते हैं। अब ये तो हो गया नवानुवर्ती। तो ये यहाँ पे आ गया परवर्ती में मिला। अब परवर्ती जा रहा है इधर, तो इसका भी जल परवर्ती लेके कहा जा रहा है? अनुवर्ती में। तो जो जितने भी नदियां हैं प्रति अनुवर्ती, परवर्ती और नवानुवर्ती,
ये सारी जो है सभी नदियों का जल अनुवर्ती में जा रहा है, और अनुवर्ती जिसका पूरा क्षेत्र का जो ढाल है वो एक दिशा में अपना लेके सारा जल को ले जा रहा है। तो ये हो गया। अब बात करें नवानुवर्ती की, तो नवानुवर्ती अलग से भी हो सकता है। अलग से कैसे? जैसे ये तो हो गया एक नदी और उसका एक हेल्पिंग रिवर्स मतलब सहायक नदी है इसका। लेकिन अब इसका जो है नवानुवर्ती हो सकता है कि इसी क्षेत्र में कोई अलग नदी डेवलप हुआ हो, अलग नदी का विकास हुआ हो, और ये जो नदी है वो किधर तो ढाल के हिसाब से बह रहा हो। जैसे इस क्षेत्र का ढाल इधर है और ये नदी इधर ही बह रही है। जैसे ये नदी एक अलग से नदी बह रही है, तो इसका भी ढाल इधर है, मतलब ढाल इधर है तो नदी भी इधर बह रही है। तो ये भी क्या कहलाएगा? नवानुवर्ती। ये भी क्या कहलाएगा? अनुवर्ती के ही दिशा में ये बह रहा है, तो ये नवानुवर्ती रिसिक्वेंट। तो क्रमवर्ती सिक्वेंट जो है अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम का एक टाइप है क्रमवर्ती सिक्वेंट, और इसके 4 टाइप थे जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया। पहला टाइप था अनुवर्ती यानी कॉन्सिक्वेंट, दूसरा टाइप था परवर्ती यानी सबसिक्वेंट, तीसरा टाइप था प्रति अनुवर्ती यानी ऑब्सिक्वेंट, और चौथा टाइप था नवानुवर्ती यानी रिसिक्वेंट। तो ये क्रमवर्ती हो गया। अब ड्रेनेज सिस्टम अपवाह तंत्र का एक और टाइप पढ़े थे अक्रमवर्ती। क्रमवर्ती में क्या था? तो ढाल के हिसाब से जितना भी जो नदी है वो जिधर ढाल मिलेगा उधर बहेगी। तो इस टाइप की जो नदियां का जो अपवाह तंत्र है वो किसके अंतर्गत आता था? क्रमवर्ती सिक्वेंट। लेकिन अक्रमवर्ती में क्या था इन सिक्वेंट में कि जिधर ढाल है उसके विपरीत, अगर ढाल आपको इधर मिल रहा है तो उसके विपरीत आपको नदियां देखने को मिलेगी, नदियों का अपवाह तंत्र। तो इसको बोलते हैं अक्रमवर्ती इनसिक्वेंट। और अक्रमवर्ती में भी 2 टाइप पढ़े थे। क्या? पहला था पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट, और दूसरा टाइप था अध्यारोपित, इसको पूर्वरोपित भी बोलते हैं, इसको सुपर इम्पोज भी बोलते हैं, सुपर इम्पोज्ड। तो सबसे पहले अक्रमवर्ती में जो पहला टाइप है पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट, इसको हम लोग समझते हैं। तो पूर्ववर्ती यानी एंटीसीडेंट की बात करें तो ढाल के विपरीत बहती है। तो अक्रमवर्ती का रूल ही है, अक्रमवर्ती क्या कहता है कि जो नदियां हैं वो ढाल के विपरीत बहती हैं। आपको लगेगा ढाल इधर है लेकिन नदियां ढाल के हिसाब से नहीं बहेगी। तो उस टाइप का जो नदी आता है किसके अंतर्गत? अक्रमवर्ती इनसिक्वेंट। तो पूर्ववर्ती भी इसका ही टाइप है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ढाल के विपरीत बहती है, तो पूर्ववर्ती ढाल के विपरीत बहेगी। तो पूर्ववर्ती टाइप की जो नदियां हैं एंटीसीडेंट टाइप की, वो ढाल के विपरीत बहेगी। जिधर ढाल मिलेगा उधर नहीं बहेगी बल्कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में बहेगी। आगे बात करें, यह उच्च भाग पर्वत के उठने से पहले से बह रही है, पर्वत के उठने से पहले से बह रही है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो नदियां हैं, ये नदियां, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर जो ये नदी है, आप बोलते हैं कि जो जल है, नदी का जल जिधर ढाल मिलता है उस दिशा में बहती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जिधर ढाल नहीं है, जिधर ढाल है उसके अपोजिट बहेगी? ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा तभी हो सकता है कि जब ये नदियां जहां बह रही थी वहां कुछ भौगोलिक घटना घटा हो और वहां का जो धरातल उसमें कुछ चेंजिंग हुआ हो। अब समझिए कैसे। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, वो क्षेत्र, जैसे किसी क्षेत्र को मान लीजिए इसका ढाल इधर है, जैसे ये क्षेत्र का ढाल इधर है। अब ढाल इधर है तो नदी भी इधर ही बह के आ रही है, ठीक है? ढाल इधर है तो नदी भी इधर बह के आ रही है। लेकिन कुछ ऐसा भौगोलिक घटना घटा कि इस जो धरातल था, ये जो धरातल था, इस धरातल में कुछ भौगोलिक घटना होने से ये धरातल का जो हिस्सा था वो क्या हो गया? ऊंचा उठ गया और पर्वत के रूप में इसका विकास हो गया। ऊंचा उठ गया, ये पर्वत के रूप में इसका विकास हो गया। जैसे यहाँ बोला गया है यह उच्च भाग पर्वत की उठने से पहले से बह रही थी। अब ये नदी, यहाँ पे जो नदी है, ये नदी क्या हुआ? पहले से बह रही है। जब यहाँ पे समतल क्षेत्र था, इसका ऊंचा उठा हुआ भाग नहीं था, लेकिन ये नदी बह रही थी। अब यहाँ पे कोई ऐसा हिस्सा जब भौगोलिक घटना घटा और यहाँ पे ये क्षेत्र पूरा इसका पर्वतों का रूप ले लिया, तो भी नदियां इधर ही बहेंगी। ऐसा क्यों होगा अभी समझाएंगे। तो भी नदियां इधर ही बहेंगी ऊंचा स्थान होने के बाद भी। अब ऐसा तो ये कैसे हुआ? तो जो ये उठा हुआ स्थान है, इससे पहले ये नदी थी। ये जो उठा हुआ स्थान है इससे पहले थी, क्योंकि ये नदी यहाँ बह रही थी। ये नदी यहाँ बह रही थी। जब ये भाग नहीं बना था तो यहाँ पे ये नदी बह रही थी। लेकिन कुछ भौगोलिक घटना घटने के बाद इसका जो धरातल है, जो इसका सतह है, वो ऊंचा उठ गया, पर्वत के रूप में इसका विकास हुआ। उसके बाद भी ये नदी यहाँ पे है, तो इसका डायरेक्शन इधर ही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी क्षेत्र जब ऊंचा उठता है, कोई भी भाग जब ऊंचा उठता है, तो ऐसा नहीं कि अचानक से एक ही बार में ऊंचा उठ जाता है। वो धीरे धीरे उठता है। क्या होता है? वो धीरे धीरे उठता है। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्षेत्र है, ये ऐसे उठ रहा है, ठीक है? यहाँ पे एक नदी बह रही है ऐसे, ठीक है? ये नदी पहले से बह रही है। ठीक है, समझाते हैं इसको थोड़ा बढ़िया से इसको समझाते हैं। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक समतल क्षेत्र है, अभी उठा हुआ भाग नहीं, इसका ढाल इधर है, इसका ढाल इधर है, तो नदी इधर बह रही है, ठीक है? अब कुछ ऐसा भौगोलिक घटना घटा इसमें,
और ये क्षेत्र उठा, तो अब ऐसा थोड़ी है भौगोलिक घटना घटा तो पूरा अचानक से उठ गया, ऐसा नहीं होता है। पहले थोड़ा सा उठेगा ये, अब यहां से ये उठना शुरू हुआ, थोड़ा सा ये उठा, इसे थोड़ा सा ये उठ गया। अब ये थोड़ा सा उठा तो ये नदी क्या करेगा, ये तो नदी इधर बह रही है, तो जब ये धीरे धीरे उठता होगा तो ये नदी क्या छोड़ेगा उसको, धीरे धीरे उठ रहा है तो ये नदी अपना रास्ता बनाने के लिए इसको थोड़ा थोड़ा काटते जाएगा। अचानक से बहुत ज्यादा उठ जाता तब तो नदी काट नहीं पाता, तब तो नदी इसको काट नहीं पाता, नदी ही अपना डायरेक्शन चेंज कर देता। लेकिन ये तो धीरे धीरे इसका उत्थान हो रहा है ना, तो नदी का जब तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे बह रहा है तो वो क्या करेगा, मिट्टी को काटते जाएगा और अपना रास्ता बनाते जाएगा। तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है, हाँ यहाँ पे ये नदी यहाँ पे इस प्रकार से अपना रास्ता यहाँ बना देगा, यहाँ पे नदी अपना रास्ता बना देगा, फिर ये उठेगा इधर और नदी फिर काट के रास्ता बनाएगा, अपना रास्ता ही बनाते जाएगा। ये जितना ऊंचा उठते जाएगा नदी अपना रास्ता बनाते जाएगा। तो क्या होगा, एक समय ऐसा होगा कि ये पूरा बड़ा सा पर्वत बन जाएगा, लेकिन इसी के बीच में क्या करेगा, एक छोटा सा हिस्सा नाली जैसा एक जगह बना के नदी यहां से अपना जल इधर आपका बहते रहेगा, नदी का जो जल है इधर ही बहते रहेगा। क्यों, यहाँ पे देखिए इस फिगर में समझ सकते हैं कि क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे ये पर्वत है, ये थोड़ा सा ऊंचा उठा तो ये नदी काट दिया इसको, ये नदी इसको काट दिया, क्योंकि धीरे धीरे उठ रहा है तो नदी इसको काटते जा रहा है, अपना जगह बनाते जा रहा है, इधर उठते जा रहा है और यहाँ पे नदी अपना रास्ता बनाने के लिए इसको काटते जा रहा है। तो इस प्रकार से नदी के मतलब जो नदी है ये पर्वत के बीच में एक छोटा सा अपना रास्ता बना लेता है निकलने के लिए। क्यों, क्योंकि नदी कंटिन्यूअसली बह रही तो नदी का काम ही काटना, वो अपना रास्ता बनाने के लिए इसको कटान करेगा ही मिट्टी का, तो इस तरह से नदी अपना रास्ता बनाते हुए चलती है, तो इस प्रकार से रास्ता बन जाता है। तो इस तरह से रास्ता बनता है और नदी इधर ही बहती है। अब यहाँ पे इस क्षेत्र में अगर हम लोग जाएंगे तो लगेगा कि यहाँ पे पर्वत है, तो पर्वतों का जो ढाल है वो ढाल इधर है, पर्वतों का ढाल इधर है, इसका ढाल इधर है। तो या तो नदी इधर बह के जाना चाहिए या तो नदी इधर बह के जाना चाहिए, लेकिन नदी इधर बह के जा रही है, नदी इधर बह के जा रही है, मतलब ढाल के विपरीत, इधर ढाल इधर ढाल है, लेकिन ढाल में नहीं जा रही, मतलब ढाल के अपोजिट डायरेक्शन, जिधर ढाल नहीं मिल रहा है उधर ये नदी बह रही है। तो ये कौन सा टाइप हो गया, ये हो गया पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट टाइप। ये अक्रमवर्ती है, इनसिक्वेंट रिवर है, और इनसिक्वेंट में कौन सा टाइप हो गया, एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नदियां पहले शुरुआत में इधर ही बहती थी, लेकिन बाद में पर्वत का विकास हुआ, तो जैसे जैसे पर्वत विकास करता गया, ऊंचा उठता गया, तो नदी ने काट काट के पर्वतों पे अपना रास्ता बनाते गया। इसीलिए नदी को जिस दिशा में बहना था वो इसी दिशा में बह रही है। लेकिन अब ये क्षेत्र भले ही ढाल आपको इधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है, लेकिन शुरुआत में ढाल इधर ही मिल रहा था, इसलिए नदी ने पर्वतों को काट के अपना रास्ता बनाया, और ये टाइप होता है पूर्ववर्ती यानी एंटीसीडेंट का। तो ये हो गया इनसिक्वेंट का पूर्ववर्ती टाइप यानी एंटीसीडेंट टाइप। अब अक्रमवर्ती यानी इनसिक्वेंट का एक और टाइप है, वो है अध्यारोपित, जिसको पूर्वरोपित भी कहते हैं, इसको सुपर इम्पोज्ड कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जाहिर सी बात है अक्रमवर्ती है तो इसमें भी ढाल के विपरीत ही बहेगा, लेकिन इसमें कैसे क्या होता है समझिए। तो जो अध्यारोपित है या फिर पूर्वरोपित है, इसमें होता क्या है, तो उसमें होता है, इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो इसमें जो अंतर है पूर्ववर्ती में, इसमें जो उत्थान हुआ यहाँ पे जो ऊंचा भाग बना किसी क्षेत्र में, तो ऊंचा भाग बनने से पहले से ही यहाँ पे नदियां बह रही थी, तब ये बनता है पूर्ववर्ती। नदियां पहले से बह रही हो, उसके बाद ऊंचा स्थान बना होगा, पर्वत बना होगा। तो इसका उदाहरण आप समझ सकते कहां से, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत में नदियां पहले से बह रही थी, तो हिमालय बाद में बना, तो हिमालय को काटते गया कौन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी। इसीलिए अभी हम लोग को लगता है कि सिंधु ब्रह्मपुत्र उधर मानसरोवर उधर चीन की तरफ से आता है, तो उसको चीन तरफ ही बह जाना चाहिए था, क्योंकि ऊंचा पर्वत है हिमालय, लेकिन वो हिमालय को पार करते हुए, हिमालय से रास्ता बनाते हुए वो भारत की ओर आती है। तो ये किसका टाइप हो गया, पूर्ववर्ती यानी एंटीसीडेंट का, क्योंकि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी पहले से बह रही थी। जैसे जैसे पर्वत का उत्थान हुआ, पर्वत बनता गया, वो अपना रास्ता काट काट के बनाते गए, तो इस टाइप का जो था वो एंटीसीडेंट टाइप हो गया। इसका उदाहरण कहां मिलता है, हिमालय में आपका पर्वत, हिमालय का निर्माण वो, और प्लस में जो नदी है वो कौन सा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इसका एग्जाम्पल है। अब समझते हैं अध्यारोपित। अध्यारोपित में क्या होता है, इसमें क्या हुआ, पूर्ववर्ती में इसमें हुआ कि जो मतलब पर्वत है उसका विकास होने से पहले यहाँ पे नदियां बहती थी, लेकिन अध्यारोपित में क्या होता है कि पर्वतों का विकास होने के बाद यहाँ पे नदियां डेवलप हुई, उसके बाद डेवलप होने के बाद कुछ ऐसा घटना होता है जिस वजह से यहाँ पे पूर्वरोपित, अध्यारोपित यानी सुपर इम्पोज टाइप की नदियां देखने को मिलती है। अब कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई समतल क्षेत्र था, यहाँ पे भौगोलिक घटना घटा
और यहाँ पे एक पर्वत का विकास हो गया, मतलब यहाँ का जो जमीन है उसका उत्थान हुआ, ऊंचा उठा, एक पर्वत का रूप ले लिया। अब पर्वत का रूप लेने के बाद यहाँ पे इधर इसका ढाल मिला तो इधर से एक नदी डेवलप हुई, इधर से एक नदी बहना शुरू हुआ। इसका ढाल इधर मिला तो इधर से एक नदी बहना शुरू हुआ, यानी पर्वत के इस ओर का ढाल इधर है तो एक नदी का विकास इधर हुआ, इधर से बहना शुरू हुआ। पर्वत का ढाल इधर इस ओर है तो नदी इधर से बहना शुरू हुई और इधर से नदी का विकास हुआ, यानी इधर से दो नदियां, एक नदी इधर है, एक नदी इधर है। अब इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे नदी का विकास हो गया। अब ये नदी धीरे 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 कंटिन्यूअसली बहते रही। तो नदी करती क्या है, बहती है तो साथ साथ में मिट्टी का कटान करती है। लेकिन नदी मिट्टी का कटान करती तो है इधर, लेकिन क्या होता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है नदी का, जो उद्गम स्थल है, स्टार्टिंग पॉइंट, वहां पे भी वो कटान करती। वो कटान करते करते धीरे धीरे इधर पीछे की ओर खसकते जाती है। धीरे धीरे क्या करती है, पीछे की ओर खसकती जाती है। ये नदी इधर आगे तो बढ़ रही है, आगे काट ही रही है, लेकिन अपने पीछे को भी काटती हुई जाएगी। यानी ये नदी काटते काटते इधर पर्वतों की तरफ आएगी, ये भी नदी काटते काटते इधर पर्वत की तरफ आएगी। और बहुत लंबे समय के बाद, बहुत काफी लंबा समय होने के बाद ये काट काट के पर्वतों काट काट के एक समय ऐसा होगा कि इसका और इसका स्टार्टिंग पॉइंट दोनों पर्वतों को काटते काटते एक जगह जाके मिल जाएगा और ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों मिल जाएंगे। अब ये दोनों मिल गए तो अब मान लीजिए कि इसका ढाल, मान लीजिए इधर थोड़ा कम ढाल था और इधर ज्यादा ढाल था, तो यहाँ मिलने के बाद इधर ज्यादा ढाल है, इसकी तुलना में, इधर वाले की तुलना में इधर ज्यादा ढाल मिला इसको, तो ये सारा जल को इधर ले गया, सारा जल को ये इधर ही खींच लिया, यानी अब सारा जल इधर ही बहने लगा। तो क्या किया, इस नदी का अपहरण कर लिया। ये नदी, ये जो नदी था, इस नदी का ये नदी अपहरण कर लिया, इसका सारा जल को ये इधर ही खींच लिया, इसके सारे जल को इधर ही खींच लिया। क्यों खींचा, क्योंकि इधर के तुलना में इधर ढाल अधिक मिला, इधर के तुलना में इधर ढाल अधिक मिला, इसीलिए नदी ने अपहरण कर लिया इस नदी को, इस नदी ने इसको अपहरण कर लिया, तो सारा जल इधर जाने लगा। अगर इधर के तुलना में इधर ढाल अधिक होता, इधर के तुलना में इधर ढाल अधिक होता, तो यहां मिलने के बाद इधर के नदी को अपहरण कर लेता और ये जल पूरा इधर ही बहने लगता, ये जल पूरा इधर ही बहने लगता। तो जिधर ढाल ज्यादा मिला सारा जल को उधर ही ले गया। तो अब क्या हुआ कि अब हम इस क्षेत्र में जाएंगे, तो इस तरह का यहाँ विकास हुआ देखने को। अब यहाँ पे इस क्षेत्र में जाएंगे तो हमें लगेगा कि भाई ये नदी इधर, ये नदी का जो जल इधर क्यों जा रहा है, इसका ढाल इसको इधर मिल रहा है, इसका ढाल इसको इधर मिल रहा है, तो नदी इधर बहना चाहिए, लेकिन नदी का जल इधर बह रहा है, जिधर ढाल है उसके अपोजिट बह रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये स्थिति बनने से पहले इतने सारे यहाँ पे घटनाएं हो चुकी। ये नदियां पहले अपोजिट, मतलब जिधर ढाल था उधर ही बह रही थी, लेकिन कटान करने के बाद यहाँ मिल गई, उसके बाद सारा जल को इधर ले गए। लेकिन हम लोग को लगता है कि नहीं, ढाल इधर है तो नदी इधर ही बहना चाहिए, लेकिन नदी का जो जल है इधर बह रहा है। तो ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, तो ये कब हुआ, जब ये पर्वत का विकास हो चुका था, पर्वतों का यहाँ विकास हुआ, उसके बाद नदी बना, उसके बाद नदियों ने काट के एक दूसरे को मिला लिया, उसके बाद फिर ये घटना हुआ, उसके बाद फिर नदी अपहरण का काम हुआ, उसके बाद ये आपको स्थिति देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पर्वतों के विकास होने के बाद नदी का डेवलप हुआ, यहाँ पे पर्वतों का विकास होने के बाद, तो इसको बोलते हैं अध्यारोपित यानी पूर्वरोपित सुपर इम्पोज्ड। तो यहाँ पे भी ढाल हमें लगता है इधर है, लेकिन नदी इधर बह रही है। कारण समझ में आगे क्यों बह रही है, तो इसीलिए ये अक्रमवर्ती इनसिक्वेंट रिवर है। यहाँ पे भी ढाल आपको मिल रहा है, ढाल लगता है इधर है, लेकिन नदी का जल इधर जा रहा है, तो यानी अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये भी क्या हो गया, इनसिक्वेंट रिवर। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो घटना घटा, ये नदी जो विकास हुआ है नदी का इस क्षेत्र में, तो ये पर्वतों के विकास से पहले की नदी है। यहाँ पर्वतों का विकास नहीं हुआ था, पर्वत उत्पन्न नहीं हुए थे, उससे पहले से यहाँ नदी बह रही थी, इसीलिए ये कहलाएगा एंटीसीडेंट टाइप का इनसिक्वेंट, एंटीसीडेंट। उसके बाद यहाँ बात करें तो यहाँ नदी का विकास होने से पहले यहाँ पर्वतों का विकास हुआ, पहले एक पर्वत बना, उसके बाद नदी डेवलप हुआ, उसके बाद इस तरह का आपका यहाँ पे घटना देखने को मिलता है। तो ये कहलाता है अध्यारोपित पूर्वरोपित यानी सुपर इम्पोज्ड। तो एंटीसीडेंट और सुपर इम्पोज्ड में क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि सुपर इम्पोज्ड में पर्वतों का विकास हुआ, उसके बाद नदी का विकास हुआ, लेकिन एंटीसीडेंट में पहले नदी का विकास हुआ, उसके बाद पर्वतों का विकास हुआ, पहले से ही नदी वहां पे मौजूद था। तो एंटीसीडेंट और सुपर इम्पोज्ड आप लोग। अब आगे हम लोग बात करते हैं नदियों के पैटर्न के बारे में कि किस किस तरह के पैटर्न हमें देखने को मिलता है नदियों में। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं पैटर्न के बारे में, प्रतिरूप के बारे में।
कि पैटर्न क्या होता है यानी प्रतिरूप क्या होता है। तो मानिए कि एक रिवर, एक नदी है, वो कुछ इस प्रकार से बह के आ रही है। अब ये नदी है तो इसकी कोई सहायक नदी भी होगी। तो मान लीजिए इसकी सहायक नदी एक ये रही, ये पहली सहायक नदी, ये इधर से दूसरी सहायक नदी, ये इधर से तीसरी सहायक नदी। इन सबकी भी कोई सहायक नदी होगी। इसकी सहायक नदी मान लीजिए ये सहायक नदी रही, इसका भी कोई सहायक होगा ये रहा, और इसका भी कोई सहायक होगा ये रहा। तो इस प्रकार से एक ड्रेनेज सिस्टम बना, रिवर का ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र बना। जब हम इस अपवाह तंत्र को ऊपर से देखते हैं, जब आसमान से काफी ऊंचाई से जब हम लोग इसको देखते हैं तो एक शेप दिखाई देता है, एक आकृति बनता हुआ दिखाई देता है। अब ये आकृति अलग अलग प्रकार का दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे आपका एक जाल जैसा या फिर वृक्ष के जैसे एक आकृति हमें दिखाई दे रहा है। तो इसी आकृति को पैटर्न कहते हैं, प्रतिरूप कहते हैं। ये जो आकृति हमें दिखाई देता है यही हमारा कहलाता है पैटर्न। रिवर का ये पैटर्न कहलाता है या फिर इसको हम लोग प्रतिरूप कहते हैं। तो ये जो पैटर्न है, प्रतिरूप है, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप से हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें अभी इसी के बारे में समझना है। तो अब ये जो पैटर्न है, ये प्रतिरूप है, जो नदियों का जो पैटर्न बनता है, प्रतिरूप बनता है, ये किस किस प्रकार के हमें दिखलाई पड़ते हैं इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहला जो हमारा पैटर्न बनता है वो जालीनुमा पैटर्न कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेलिस। ट्रेलिस जालीनुमा पैटर्न। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें एक नदी है, मेन नदी, ये हमारा मेन रिवर रहा, और मेन रिवर की जो सहायक नदियां हैं वो सीधी सीधी जाके मिल रही है। यहाँ पे सीधी मिल रही है, यहाँ पे भी सीधी मिल रही है, यहाँ पे भी सीधी। ये सीधी इस प्रकार से जाके जो मेन रिवर है उसमें जितनी भी सहायक नदियां उसकी है ये इस प्रकार से मिल रही है। तो इस प्रकार से एक जाल के जैसा शेप बना रहा है। तो इसी को बोला जाता है जालीनुमा ट्रेलिस। इसी को बोला जाता है जालीनुमा ट्रेलिस। ये जो हमें पैटर्न दिख रहा है ये पैटर्न कहलाता है जालीनुमा ट्रेलिस। अब इस तरह का पैटर्न हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो सिंहभूम की नदियों में, जो झारखंड में सिंहभूम क्षेत्र है वहां जो नदियां बहती हैं उन नदियों में हमें इस तरह के ड्रेनेज सिस्टम का पैटर्न हमें देखने को मिलता है, जालीनुमा ट्रेलिस। आगे बात करते हैं, अगला जो हमारा पैटर्न है वो है पादपाकार वृक्षाकार, जिसको बोलते हैं डेंड्रिटिक, जिसको बोलते हैं डेंड्रिटिक। पादपाकार या फिर वृक्षाकार इसको बोलते हैं, जिसको डेंड्रिटिक नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक नदी है, मान लीजिए ये मेन रिवर है, जो ब्लू वाला भाग है ये मेन रिवर है, और जो ब्लैक वाले भाग है ये सब क्या है, इसके सहायक नदी। अब देखिए यहाँ सहायक नदी, यहाँ सहायक नदी, ये सभी सब सहायक नदियां हैं, और सहायक नदियों के भी सहायक नदियां हैं। ये इस प्रकार से बना हुआ है। अब ये नदियां तो यहाँ पे देखने में कैसा लग रहा है, जब लोग इसको देख रहे हैं ऊपर से तो एक वृक्ष के जैसा लग रहा है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है वृक्ष, और ये सब उनकी शाखाएं, जैसे जैसे वृक्ष ऊपर जा रहा है ये शाखाएं फैलते गई, फैलते गई। तो वृक्ष के जैसा, पेड़ के जैसा इसका शेप हमें देखने को मिलता है। इसीलिए इसको बोला जाता है पादपाकार या फिर वृक्षाकार। क्यों? क्योंकि ये वृक्ष के जैसा दिखाई देता है। तो ये डेंड्रिटिक है, यानी पादपाकार है, या फिर इसको हम लोग वृक्षाकार भी बोल सकते हैं। अब इस प्रकार का जो पैटर्न हमें दिखाई देता है ये किन नदियों में दिखाई देता है, तो इस प्रकार का पैटर्न हमें गंगा नदी और सिंधु नदी, जो हमारा गंगा नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र है, इन नदियों में हमें पादपाकार या फिर वृक्षाकार प्रतिरूप डेंड्रिटिक पैटर्न हमें देखने को मिलता है। डेंड्रिटिक पैटर्न हमें देखने को मिलता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, अगला जो पैटर्न है वो है आयताकार, रेक्टेंगुलर। इसमें क्या है, तो इसमें जो नदियां होती हैं, जैसे ये मेन नदी है। अब मेन नदी आई तो इसकी सहायक नदी ये सहायक नदी रही, ये सहायक नदी रही, और इसकी भी सहायक है, इधर से आई है, इसकी सहायक इधर से आई है, इसकी सहायक इधर से आई है, इसकी जो है जो इसकी सहायक नदी है उसकी जो सहायक नदी है वो इधर से आई है, और इसकी नदी इधर से आई। मतलब ये नदी इसमें जाके मिली, ये फिर इसमें मिली, ये फिर इसमें मिली मेन वाले में। इसी प्रकार से यहाँ पे ये यहाँ से आई इसमें मिली, ये यहाँ से आई इसमें मिली, ये यहाँ से आई इसमें मिली, किसमें, मेन वाले में। तो इस प्रकार से नदी मिल रही है। और किस तरह का शेप बना रही है, तो ये रेक्टेंगल का शेप बना रही है, आयत का। जब हम लोग इसको ऊपर से देखते हैं तो किस तरह का शेप दिखाई पड़ता है, आयत के जैसे, रेक्टेंगल के जैसा हमें शेप यहाँ पे दिखाई पड़ता है। इसीलिए इसको बोला गया रेक्टेंगुलर। इसको क्या बोला गया, आयताकार पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न। ये कहाँ देखने को मिलता है, तो ये कोशी नदी का पैटर्न देखने को मिलता है। कोशी नदी का जो पैटर्न है वो इसी प्रकार से है। तो ये हमारा 3 पैटर्न हो गए हैं। पहला जालीनुमा ट्रेलिस, दूसरा पादपाकार वृक्षाकार डेंड्रिटिक, तीसरा आयताकार रेक्टेंगुलर। तो अब अगला जो हमारा पैटर्न है वो पैटर्न है समांतर प्रतिरूप यानी पैरेलल पैटर्न। इसमें क्या होता है
तो इसमें जो नदियां होती है वो पैरेलल बहती है, समांतर, एक दूसरे के समांतर बहती है। इस तरह का पैटर्न हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो इस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिलता है भारत का जो पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट से जितनी भी नदियां निकलती हैं वे सभी नदियां अरब सागर की ओर जाती हैं। जो भारत का पश्चिमी घाट है, जितनी भी नदियां निकलती हैं वो कहाँ जाती है? अरब सागर की ओर। इधर अरब सागर है, यहाँ जाती है। तो सारी नदियों का जो बहाव है वो किधर है? एक ही दिशा में है, किधर? अरब सागर की ओर। यानी ये जितने भी नदियां हैं पैरेलल बहती हैं। चाहे मांडवी हो, यहाँ की मांडवी नदी, ये भी यहीं बहती है, जुआरी यहीं बहती है, शरावती यहीं बहती है, पेरियार यहीं बहती है। तो सभी की दिशा एक ही तरफ है, यानी पैरेलल बहती है, समांतर बहती है। तो इस प्रकार से जैसे कोई क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र से कोई भी नदियां पैरेलल एक ही दिशा में बहती है, जैसे ये नदी एक ही दिशा में बह रही है, जितनी भी नदियां हैं ये सभी नदियां पैरेलल बह रही है और एक ही दिशा में बह रही है। तो इस तरह का जो पैटर्न हमें देखने को मिलता है वो कहलाता है समांतर, पैरेलल। तो इस तरह का पैटर्न कहाँ मिलता है? पश्चिमी घाट में मिलता है। पश्चिमी घाट के नदियों में कौन कौन से? मांडवी, जुआरी, शरावती, पेरियार, इन सभी नदियों में हमें समांतर प्रतिरूप यानी समांतर पैटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि ये सभी नदियां पैरेलल बहती हैं, एक ही दिशा में बहती है, अरब सागर की ओर आती है बह के पश्चिमी घाट से। तो ये हमारा समांतर प्रतिरूप, समांतर पैटर्न हो गया। अब अगला जो पैटर्न है वो है अरीय अपकेंद्रीय, जिसको रेडियल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? तो इस पैटर्न में क्या होता है? किसी एक क्षेत्र से नदियां बहना शुरू करती है, किसी एक क्षेत्र से, लेकिन यहाँ से जो नदियां बहती है वो अलग अलग दिशा में बहती है। शुरुआत होता है एक ही जगह से, एक ही स्थान से निकलती है नदियां, लेकिन उसके जो बहने की दिशा है वो अलग अलग है। इसका एग्जाम्पल आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका एग्जाम्पल हमारा मिलेगा मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत ये रहा। मैकाल पर्वत में हमें 4 नदियां देखने को मिलती है, मैकाल पर्वत से निकलती है, लेकिन जो इसकी दिशा है वो अलग अलग है, एक ही केंद्र से निकलती है। मैकाल मान लीजिए केंद्र है और यहीं से नदियां निकलती है। पहली नदी सोन नदी है जो इस दिशा में जाती है, सोन नदी मैकाल से निकलती है जो अलग दिशा में जाती है। मैकाल से ही महानदी निकलती है जो इस दिशा में जा रही है। मैकाल से इंद्रावती भी निकलती है जो इस दिशा में जा रही है, और मैकाल से नर्मदा भी निकलती है जो इस दिशा में जा रही है। यानी मैकाल हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, केंद्र हो गया, और यहाँ से 4 नदियां अलग अलग दिशा में निकल रही है। इधर सोन, इधर महानदी, इधर इंद्रावती और इधर नर्मदा। तो इस तरह का जो पैटर्न हमें देखने को मिलता है नदियों का, वो पैटर्न कहलाता है अरीय या फिर अपकेंद्रीय, जिसको रेडियल भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमें 5 पैटर्न टोटल देखने को मिले। हमें इंडिया के नदियों में 5 पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं ज्यादातर। कौन कौन से पैटर्न? तो समांतर पैटर्न, अपकेंद्रीय पैटर्न, आयताकार पैटर्न। ये सभी जो पैटर्न हैं ये सभी भारत में पाए जाते हैं, भारत के नदियों में पाए जाते हैं। इसके अलावे भी बहुत सारे पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे पैटर्न हमें इसके अलावे देखने को मिलते हैं नदियों में, लेकिन ये सब पैटर्न भारत में नहीं पाए जाते, इसलिए वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए हम लोग भारत की नदियों का क्या ड्रेनेज सिस्टम है, उसका क्या पैटर्न बनता है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इतना ही जो पैटर्न है वो हमें भारत में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के साथ भी समझ लिए सारे। जालीनुमा पैटर्न, पादपाकार पैटर्न, आपका आयताकार पैटर्न, समांतर पैटर्न और अरीय या फिर अपकेंद्रीय पैटर्न। तो इस प्रकार से हमने भारत के नदियों का जो ड्रेनेज सिस्टम है, अपवा तंत्र, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि वे भी हमारे वीडियो को देख सकें। तब दोस्तों अब आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।